नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, बात करेंगे सबसे पहले अहम खबर की। फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामा मादा राबुका अपनी पत्नी सुलुवेती राबुका के साथ 4 दिवसीय यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली आए हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री राबुका से मुलाकात की है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उस दावे का खंडन किया जिसमें यह कहा गया कि जस्टिस आफताब आलम ने कि उनके आवास पर हस्ताक्षर लेने के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि आफताब आलम की कृपा से मेरी जमानत याचिका 2 साल तक चली। आमतौर पर ये ज्यादा से ज्यादा जमानत याचिका 11 दिन तक चलती है। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में जब शाह से पूछा गया कि क्या जस्टिस घर पर दस्तखत लेने के लिए आए थे, तो शाह ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आफताब आलम मेरे घर कभी नहीं आए। उन्होंने रविवार को एक विशेष अदालत लगाई और मेरी जमानत याचिका पर सुनवाई भी की। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री होने के नाते अमित शाह सबूतों को प्रभावित करेंगे, इसलिए मेरे वकील ने कहा कि अगर आपको यही डर है तो जमानत याचिका पर फैसला होने तक हमारे मुवक्किल गुजरात से बाहर रहेंगे। आफताब आलम साहब कभी मेरे घर पे आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली। ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली है। आपने उस वक्त पहले भी जिक्र किया था अडवाणी जी के ऊपर कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। जी, कहा था अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था। ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता, मदन लाल खुराना वगैरह सारे सभी ने दिया था कि जब तक अरे अभी हेमंत सोरेन जी ने दिया था। अब ये तो एक नया संस्कृति आया अभी विगत 2 साल पहले ऐसा केस ही नहीं था कोई। सभी लोगों पर आरोप लगते थे, सब लोग इस्तीफा दे देते थे, बरी होकर राजनीति शुरू करते थे। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का, नैतिकता का स्तर राजनीति का और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने। तो मेट्रो के किराए में बदलाव हो गया है। जेएमआरसी द्वारा जारी किए गए नए किराए के दर में अब 25 अगस्त यानी कि आज से इसे लागू किया जाएगा, यानी कि यात्रियों को आज से ज्यादा किराया देना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किराए में बदलाव लगभग 8 साल के बाद किया है। आपको बता दें कि जेएमआरसी ने सभी मेट्रो लाइन पर यात्री किराए में 1 रुपए से लेकर 4 रुपए तक की वृद्धि की है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह वृद्धि 1 रुपए से 5 रुपए के बीच में है। किराए में संशोधन के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब 11 रुपए और अधिकतम किराया 64 रुपए निर्धारित किया गया है। सुनिए इस पर दिल्ली वासियों ने क्या कुछ कहा। दिल्ली मेट्रो के किराए में बदलाव हो गया है। टीएमआरसी द्वारा जारी किए गए नए किराए के दर 25 अगस्त यानी आज से लागू हो गए हैं, यानी कि यात्रियों को आज से ज्यादा किराया देना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने किराए में बदलाव लगभग 8 साल बाद किए हैं। बता दें कि डीएमआरसी ने सभी मेट्रो लाइनों पर यात्री किराए में 1 रुपए से 4 रुपए तक की वृद्धि की है, जबकि एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यह वृद्धि 1 रुपए से 5 रुपए तक के बीच की है। किराए में संशोधन के बाद दिल्ली मेट्रो का न्यूनतम किराया अब 11 रुपए और अधिकतम किराया 64 रुपए निर्धारित किया गया है। सुनिए इस पर दिल्ली वासियों ने क्या कहा। मेट्रो का किराया बढ़ा, थोड़ा सा तो नॉर्मल इंसान को जो हम कमाते हैं उसको असर तो पड़ा है, पर कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा इकोनॉमिक कम करना चाहिए, लेस करना चाहिए। जो भी नॉर्मल के हमारा मंथली 4 से 5 हज़ार जाता है,
मेट्रो में। अगर किराया थोड़ा बढ़ता है तो प्रेशर आता ही है, फैमिली चलती है। वैसे अदरवाइज अगर देखें फैसिलिटीज वाइज तो अच्छा है, इतना तो नॉर्मल बढ़ेगा, पर अगर थोड़ा सा और चीप होता डिस्काउंट में तो और अच्छा होता। वैसे तो मेट्रो बहुत कंफर्टेबल है, ये लाइफ है दिल्ली की, तो वैसे बहुत बढ़िया है। हल्का फुल्का फर्क पड़ा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है वो तो अफोर्ड कर नहीं पाती है मेट्रो स्टेशन का ये जो किराया वगैरह होता है, ये अफोर्ड नहीं कर पाती है। कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो बढ़ा है किराया, ये थोड़ा सा मैक्सिमम कम होना चाहिए कि मिडिल क्लास लोग भी उसको अफोर्ड कर सकें और उसी तरीके से यूज कर सकें। आपका मानना है कि जो किराया बढ़ा वो कम होना, थोड़ा कम रहना चाहिए, जो अपने लेवल पे है वो अपने लेवल पे ही रहना चाहिए। एक तरीके से ठीक है, अगर उनका टैक्स ज्यादा आ रहा है, उनको कन्वीनियंस के लिए ज्यादा चार्ज लग रहा है, तो गवर्नमेंट का वे ठीक है। बट हम लोगों को थोड़ा मतलब वैसे पे करने में आसानी हो, उसके लिए उनको कन्वीनियंस बनाना चाहिए। जैसे जो मेट्रो कार्ड है वो हर जगह यूज नहीं होता, वो एक मेजर दिक्कत है। बाकी वो लोग अगर 2 या 4 रुपए बढ़ा भी दे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किराया तो नहीं बढ़ना चाहिए था। एक्चुअल इससे होता क्या है कि मिडिल क्लास के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लोड पड़ता है, फाइनेंशियल लोड पड़ता है। किराया कम करने के बजाय बढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में दहेज के मामले से जुड़े निक्की हत्याकांड में मृतक के पिता भिखारी सिंह ने कहा कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, हम एक वकील खड़ा करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। उसको तो हम अपना वकील खड़ा करेंगे, वो वकील वहाँ कार्रवाई करेगा। कार्रवाई जो भी चल रही है आप इससे संतुष्ट है, जो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजना? हाँ, वो तो प्रशासन की तो हम बढ़िया बात है, प्रशासन हमारे साथ है, उनको कस्टडी में भेज दिया। अभी वो कोर्ट का जो मजिस्ट्रेट ने जो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा, उससे पहले जो सास थी उसमें लड़की की आपकी बेटी थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। सास को तो अभी कराना गिरफ्तार। तो इन सबसे आप संतुष्ट हैं जो भी पुलिस की कार्रवाई? हाँ, पुलिस से कार्रवाई से हम तसल्ली हैं। क्या आप चाहते हैं, क्या हम तो कोर्ट से ही अब न्याय मांगेंगे, ये कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट हमारे साथ न्याय करता क्या करता। वो सरकार की तरफ से भी आपकी कोई मांग है? सरकार से तो ये है हमारी मोदी योगी जी से, तो जैसे मोदी योगी बुलडोजर चला रहा है, इनके मकान पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। ये तो बहुत बड़े अपराधी हैं, छोटे अपराधी के पास ही चल जाता, क्रिमिनल होता, हिस्ट्री सीटर हो रहा, उसके बुलडोजर चल जाता घर पे। ये तो मैन दरिंदे जलील हैं, तो जिन्होंने तो बेटी जला के मारी है, मेरे दिल को कितनी ठोस पहुंची हुई है। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग में रामलीला समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों से मुलाकात की और चर्चा भी की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग में रामलीला समिति द्वारा आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों से मुलाकात की और चर्चा भी की। रेखा जी का स्वागत करें और गुरविंदर सिंह वो रेखा जी का स्वागत करेंगे। श्री राकेश बंधु जी, आप सभी प्रार्थना की रेखा जी का स्वागत करें, माला से स्वागत करें। राजेश जी, अजय खटाना जी का पुष्पमाला से स्वागत करें, हमारे जिलाध्यक्ष। चलिए बात करेंगे अब मध्य प्रदेश की। 2020 में मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार गिरने की वजह का खुलासा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 5 साल बाद किया है। कमलनाथ ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रही है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस के 22 विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा दी। इस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने हाल ही में पॉडकास्ट में बताया कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच मतभेद विचारधारा नहीं बल्कि व्यक्तिगत थे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की कोशिश भी की, यहां तक कि एक उद्योगपति के घर डिनर मीटिंग भी आयोजित कर कई मुद्दों पर सहमति बनाई गई और एक विश लिस्ट तैयार भी हुई, जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग से जुड़े मुद्दों पर सहयोग का आश्वासन भी था। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने भी इस लिस्ट पर दस्तखत किए थे, लेकिन बाद में उसका कोई पालन नहीं हुआ था और इसी वजह से विवाद बढ़ा।
और सरकार गिर गई। दिग्विजय ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने सरकार गिरने की चेतावनी पहले ही दी थी, ना कि भरोसा दिलाया था कि सरकार बचेगी। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। कमलनाथ ने भी कड़ा पलटवार किया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी हुई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं, लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं और इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई। चलिए बात अब छत्तीसगढ़ की होगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां हाथी के हमले में एक ग्रामीण की मौत हो गई और इसके बाद मुआवजे को लेकर बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया है। सरकार ने मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन इस राशि को पाने के लिए एक साथ 6 महिलाओं ने खुद को मृतक की पत्नी बताते हुए दावा ठोक दिया। दरअसल ये पूरा मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के बालाझार चिमटापानी गांव का है। यहां 26 जुलाई को ग्रामीण सालिक राम टेम्पो जंगल की ओर जा रहे थे, तभी एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत भी हो गई। मौत के बाद सरकार ने 6 लाख रुपए की मुआवजा राशि का ऐलान किया, लेकिन इस घोषणा के बाद सामने आया पूरा विवाद अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के उधमपुर के दुआर नाले पर एक विशाल चट्टान खिसकने के कारण धार रोड पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है, जिससे लखनपुर और उधमपुर के बीच संपर्क भी टूट गया है। इस घटना में कई यात्री और ट्रक भी फंस गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मलबे को हटाने और सड़क को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में दुधार नाले पर एक विशाल चट्टान खिसकने के कारण धार रोड पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया, जिससे लखनपुर और उधमपुर के बीच संपर्क टूट गया। इस घटना में कई यात्री और ट्रक फंस गए, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मलबे को हटाने और सड़क को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हुए। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे पर घटाल गांव के पास एक ट्रैक्टर को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया और कई लोगों की इसमें मौत हो गई। फिलहाल हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस हादसे में घायल हो गए। बता दें कि नेशनल हाईवे पर घटाल गांव के पास एक ट्रैक्टर को कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ये बड़ा हादसा हो गया और कई लोगों की मौत हो गई। फिलहाल हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। दिल्ली वासियों के लिए यमुना नदी में बढ़ता जलस्तर एक बार फिर से चिंता का कारण बन गया है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हुई भारी बारिश के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में साफ देखा भी जा सकता है कि यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और निचले इलाके में बाढ़ का पानी लगातार खतरा बढ़ा रहा है। सबसे अधिक प्रभाव यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों से बाहर निकलने लगा है। दिल्ली वासियों के लिए यमुना नदी में बढ़ता जलस्तर एक बार फिर चिंता का कारण बन गया है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में हुई भारी बारिश के अलावा हिमाचल और उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए पानी की वजह से भी यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। सबसे अधिक प्रभाव यमुना बाजार इलाके के लोहा पुल के पास दिखाई दे रहा है, जहां नदी का पानी तेजी से बढ़ते हुए किनारों से बाहर निकलने लगा है। तो वहीं बिहार की राजधानी पटना में बारिश के बाद एक बार फिर से जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। ये दरियापुर सब्जी बाग इलाके की तस्वीर है, जहां भारी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना में बारिश के बाद एक बार फिर जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। ये दरियापुर सब्जी बाग इलाके की तस्वीरें हैं, जहां भारी बारिश के बाद जलभराव देखने को मिल रहा है।
चलिए बात होगी अब राजस्थान की। राजस्थान का संगमेश्वर मंदिर इन दिनों जलमग्न है। हालात ये है कि मंदिर से जुड़े लोगों को यहां नाव के जरिए पहुंचना पड़ रहा है। दरअसल ये मंदिर माही और अनास नदियों के संगम पर स्थित है। ऐसे में इन दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से संगमेश्वर मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान का संगमेश्वर मंदिर इन दिनों जलमग्न है। हालात ये हैं कि मंदिर से जुड़े लोगों को यहाँ नाव के जरिए पहुंचना पड़ रहा है। दरअसल ये मंदिर माही और अनास नदियों के संगम पर स्थित है। ऐसे में इन दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से संगमेश्वर मंदिर पूरी तरह से जलमग्न है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नीचे का भूगर्भ। चलिए बात करेंगे अब हरियाणा की। हरियाणा की सिरसा में युवाओं को स्वास्थ्य, उत्साह और सामाजिक एकता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यूथ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात यह रही कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इसमें भाग लिया। उनके पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया गया। मैराथन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उनका उत्साह पूर्वक भाग लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। हरियाणा के सिरसा में युवाओं को स्वास्थ्य, उत्साह और सामाजिक एकता के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यूथ मैराथन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की खास बात ये रही कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इसमें हिस्सा लिया। उनके पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूथ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आज की यह सुबह ये कोई साधारण सुबह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए हरियाणा के निर्माण की शुरुआत है। यह सुबह उस संकल्प की साक्षी है जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकाल करके खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम करती है। ये वो सुबह है। मैं ये बताना चाहता हूं कि यूथ मैराथन ये हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हमारे अधिकारीगण इसका आयोजन करते हैं। मैं विशेष तौर से अपने पंकज नयन जी आईपीएस और यहां से हमारे अधिकारी, जिला के हमारे उपायुक्त और हमारे यहां से गौवाली से एसडीएम महोदय, तमाम हमारे अधिकारीगण इस हरियाणा उदय में लगे हुए हैं। और हरियाणा उदय अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने अब तक 2482 कार्यक्रम हमने आयोजित किए हैं। और मुझे खुशी है कि इस हरियाणा उदय कार्यक्रम के तहत हरियाणा प्रदेश के अंदर 16,50,000 लोगों ने इसमें हिस्सेदारी ली है। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा उदय हरियाणा का आज तक का ये सबसे बड़ा आउटरीच कार्यक्रम ये साबित हुआ है। युवा साथियों, हम सब जानते हैं कि व्यक्ति फिट और स्वस्थ समाज के निर्माण करते हैं। शाश्वत अगर समाज स्वस्थ होगा तो देश प्रदेश विकास के उत्थान पर गति से आगे बढ़ेगा।
तो गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया है, जिससे सड़कों पर गंभीर जल जमाव, यातायात बाधित और बुनियादी ढांचे की खराबी की समस्या उत्पन्न हो गई है। खराब ड्रेनेज सिस्टम और अनियोजित शहरीकरण के कारण शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई वाहन भी इसमें फंस गए हैं। गुरुग्राम में हुई मूसलाधार बारिश ने शहर के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे सड़कों पर गंभीर जल जमाव, यातायात बाधित होने और बुनियादी ढांचे की खराबी की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम और अनियोजित शहरीकरण के कारण शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है और कई वाहन भी फंस गए हैं। चलिए बात होगी अब पंजाब की। पंजाब पुलिस ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकी पटियाल देविंदर बबीहा गैंग से जुड़े 2 शूटरों को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी एसपीएस नगर जिले के पोजेवाल इलाके में पिछले महीने में हुई हत्या के मामले में हुई। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान करण गैंगर और जसकरण दीप सिंह के रूप में हुई है। 2 जुलाई को पोजेवाल के कुलपुर गांव के हरदीप सिंह उर्फ दीपा कुलपुरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि इस हत्या के को करण और जसकरण दीप ने अमेरिका में बैठे हुए ही अंजाम दिया था। ये हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी के चलते हुई थी। डीजीपी ने यह भी कहा कि दोनों आरोपी और कन्नू लकी पटियाल गिरोह से जुड़े हुए हैं। इस गिरोह का नाम कई आपराधिक घटनाओं में भी सामने आ चुका है। हत्या के बाद एसबीएस नगर पुलिस ने एसपी यानी कि इन्वेस्टिगेशन की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन भी किया। टीम ने मानव खुफिया तंत्र और तकनीकी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों का लोकेशन भी मुंबई से ट्रेस कर लिया। चलिए बात होगी अब मनोरंजन से जुड़ी हुई खबरों की, जहां 24 अगस्त 2025 से बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है। अब 16 प्रतियोगियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा हाल ही में नजर आए, जहां उन्होंने बिग बॉस 19 पर रिएक्ट किया। साथ ही देखिए कैसे उनके क्यूट फ्रेंड्स का प्यार उनके लिए देखने को मिला। बिग बॉस 19 शुरू हो चुका है। अब 16 कंटेस्टेंट के नाम भी सामने आ चुके हैं। वहीं बिग बॉस 18 के विनर करणवीर मेहरा हाल ही में मुंबई में नजर आए, जहां उन्होंने बिग बॉस 19 पर रिएक्ट किया। साथ ही देखिए कैसे उनके क्यूट फैंस का प्यार उनके लिए देखने को मिल रहा है। सोनू को दे दो, सोनू को। तो बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर यानी कि जलसा से बाहर चाहने वालों से मिलने आते हैं। जलसा के बाहर अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों फैंस उनका इंतजार करते रहते हैं और इस रविवार भी महानायक अमिताभ अपने फैंस से मिलने के लिए जलसा के बाहर आए, जहां फैंस उन्हें देखते ही खुश हो गए। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हर रविवार को अपने घर यानी जलसा से बाहर अपने चाहने वालों से मिलने आते हैं। जलसा के बाहर अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए सैकड़ों फैंस इंतजार में खड़े रहते हैं। इस रविवार भी महानायक अमिताभ अपने फैंस से मिलने जलसा के बाहर आए, जहां फैंस उन्हें देखते ही खुश हो गए। चलिए बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।